नमस्कार। आज हम इस कार्यक्रम में उपन्यास की एक शाखा या उपन्यास की एक धारा आंचलिक उपन्यास पर बातचीत करने जा रहे हैं। उपन्यास अपने आप में एक ऐसी विधा है जो यथार्थ को अभिव्यक्ति देती है। आंचलिक उपन्यास की शुरुआत रेणु के मैला आंचल से मानी जाती है। मैला आंचल में की भूमिका में फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखा था कि यह मेरा आंचलिक उपन्यास है जिसमें एक अंचल की कथा कही गई है। इसी के बाद से आंचलिक उपन्यास पर चर्चा शुरू हुई और आंचलिक उपन्यास की एक धारा की भी शुरुआत मानी गई। आज हमारे स्टूडियो में एक महान उपन्यासकार डॉक्टर विवेकी राय जी उपस्थित हैं। डॉक्टर विवेकी राय ने अनेकों उपन्यास लिखे हैं, निबंध लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं और आपने ग्रामीण जीवन को आधार बनाकर उपन्यास लिखे हैं। आपने 1942 के आंदोलन में भी हिस्सा लिया है और उसको अपने उपन्यास श्वेत पत्र में उसको आधार बनाया है। उनके प्रमुख उपन्यास हैं बबूल, सोना माटी और इसके अलावा उनके उपन्यास हैं समरशेष हैं, मंगल भवन, नमाम ग्रामम और अमंगलहारी। उन्होंने कुल मिलाकर 9 उपन्यास लिखे हैं और वे एक ललित निबंधकार के रूप में भी वे काफी विख्यात रहे हैं और लगातार अखबारों में वे रेखाचित्र और संस्मरण भी लिखते रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर विवेकी राय जी उपस्थित हैं, जो आज उनसे हम आंचलिक उपन्यास के बारे में बातचीत करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब, इस स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं इस आंचलिक उपन्यास पर जो बातचीत हम करने जा रहे हैं उसकी शुरुआत में इस बात से करना चाहता हूं कि उपन्यास किस तरह के उपन्यास को हम आंचलिक उपन्यास कहते हैं और आंचलिक उपन्यास से हमारा क्या तात्पर्य है। सत्यकाम जी, देखिए, इसमें आंचलिक में एक तो जो शब्द है अंचल, हम उसी को पकड़ेंगे और उसी के स्रोत से वैसे उपन्यास पर हम पहुंचेंगे। जब हम कहते हैं शब्द अंचल तो उसके पहले एक और शब्द छिपा हुआ है, अविकसित अंचल, लेकिन ये छिपा हुआ है। तो हमारे जो आंचलिक उपन्यास हैं ऐसे ही अंचलों को उजागर करते हैं। स्वतंत्र जब हम हुए तो नीचे से विकास ऊपर की ओर उठा। हमने अपने जितने भी अविकसित अंचल हैं, जहाँ पर रोशनी नहीं है, जहाँ पर समृद्धि नहीं है, उनके भीतर भी हमने जीवंतता देखी। कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो और कहीं नहीं हैं, जिनके भीतर सौंदर्य है, मानवीयता है, उच्च कोटि के गुण हैं, आकर्षण हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं। उन सारी चीज़ों को लेकर के हमने अंचल के भीतर से निचोड़ करके उनको रचनात्मक और कलात्मक रूप दे करके प्रस्तुत किया। इस रूप में प्रस्तुत किया कि वे मात्र अनुरंजन के विषय न होकर के किसी न किसी मानवीय संवेदना को, किसी संघर्ष को, किसी समस्या को वे उभारते हों और वे संघर्ष, वे समस्याएं न केवल उस अंचल की हों बल्कि वे अखिल भारतीय स्तर की हों या उनमें विश्व मानवता के लिए भी संदेश भरा हुआ हो। तो वास्तव में विशुद्ध रूप से इस प्रकार के आंचलिक उपन्यासों की रचना और उस अंचल को पकड़ना, फिर इस प्रकार का रचनात्मक रूप देना,
कठिन है, लेकिन हमारे इस कठिन कार्य को कुछ सशक्त रचनाकारों ने उठाया है और किया है। जैसा कि आपने एक फणीश्वर नाथ रेणु का नाम लिया है, मैला आंचल का नाम लिया है, पहला उपन्यास उनका है जिसको आंचलिक उन्होंने कहा। इसके पहले भी उन्होंने एक और उपन्यास लिखा था, कितने चौराहे, वो भी आंचलिक ही है। वास्तव में उनकी समस्त कहानियां और सारे उपन्यास सब आंचलिक हैं। परती परिकथा में तो आंचलिकता का चरमोत्कर्ष ही है, और बहुत से लोग मैला आंचल को ही श्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास मानते हैं या रेणु का, लेकिन मेरी दृष्टि में तो परती परिकथा में आंचलिकता का बड़ा ऊंचा उत्कर्ष है, और उसके भीतर कुछ आंचलिकता से संबंधित ऐसी भी बातें हैं जो बहुत सांकेतिक हैं और बड़ी मार्मिक हैं। कुछ मिथकीय तत्व ही उनके भीतर हैं। अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको एक दो उदाहरण बताऊं। जी। परती परिकथा को पढ़ने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि रघु रामायणी की एक कथा होती है। कथा का सारांश इस रूप में समझिए कि महान अकाल पड़ा हुआ है, पानी के बिना लोग त्राह त्राह कर रहे हैं, कोसी मैया के गीत गा रहे हैं, सारे लोकगीत चल रहे हैं। लेकिन इसी बीच में एक उभरती है दंता राक्षस की कहानी, और वो दंता राक्षस सब दाता है कि अपने गुण से धरती के भीतर से वो पानी खींच देता है और दुलारी दाए के भीतर पानी की धारा बह निकलती है। अब यहां पर देखिए, वैज्ञानिक बड़े बड़े क्रेन लगे हुए हैं, मशीनें लगी हुई हैं जो वो व्हील पर चल रही हैं, उसमें दांत लगे हुए हैं और भीतर से पानी वो निकाल रही हैं। तो दंता राक्षस एक संकेत है वैज्ञानिक विकास का, और वो जो अविकसित अंचल है, जो बिना पानी के परती पड़ा हुआ है, तरह तरह के ब्रह्म राक्षस भूत बैताल की वहाँ कल्पना की जा रही है कि वहाँ नाच रहे हैं, यहाँ कोई तृण भी नहीं जमेगा, यह है वह है, तमाम प्रकार के अंधविश्वास हैं। लेकिन सबके भीतर से वहाँ विज्ञान की विजय है कि वहाँ पर तमाम खेती लहलहा उठती है, एक प्रकार से कृषि क्रांति ही वहाँ घटित हो जाती है। तो इस प्रकार से जो एक उसमें उसके भीतर से विज्ञान की सहायता से कृषि क्रांति का आयाम उद्घाटित हुआ। अब आप ये कहेंगे कि वो कौन सी बात है जो उसको आंचलिक बनाती है, वो क्या चीज है जो और कहीं नहीं है। परती परिकथा को ही लें, कोसी मैया हैं, कोसी मैया के गीत हैं, रघु रामायणी के गीत हैं, उस सबके भीतर ऐसी मौलिकता है जो वहीं की वही मौलिकता है, वो और कहीं नहीं है। और उसको अखिल भारतीय स्तर पर, सार्वभौम स्तर पर, व्यापक स्तर पर लें तो उसकी जो मूल प्रवृत्ति है, उसकी जो मूल संवेदना है, अब कोसी की जगह पर अगर गंगा मैया का नाम रख दें तो वही गीत हैं, वही भाव हैं, वही भीतर की श्रद्धा का अतिरेक है, वही सारी आस्थाएं हैं जो उससे जुड़ी हैं, वहाँ कोसी के साथ जुड़ी हैं, वहाँ गंगा के साथ जुड़ी हैं। तो मूल संवेदनाएं एक हैं, वस्तुओं के साथ वे अलग अलग नाम ले लेती हैं। अब जैसे
ऋण की चर्चा हुई तो आंचलिकता की मौलिकता को ठीक ठीक से दिखाने के लिए आपसे मैं एक और उदाहरण दूं तो बड़ा स्पष्ट हो जाएगा। आपको याद होगा कि रेणु ने एक कहानी लिखी जिसमें विदापत जी गीत गाता है जी पंचकौड़ी मृदंगिया, और पंचकौड़ी मृदंगिया को इस बात का बड़ा दुख है कि अब उसकी पीढ़ी समाप्त हो रही है। लोग नाचने और गाने वालों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, हीन दृष्टि से देखते हैं। अब रोजी रोटी का भी प्रश्न उससे हल नहीं होता है। इसलिए अब लगता है पंचकौड़ी मृदंगिया को कि वह उस पीढ़ी का अंतिम आदमी है और समाप्त हो जाएगा, और विदापत गीत गाने वाला कोई नहीं रह जाएगा। तो ये जो संवेदना है वो फणीश्वर नाथ रेणु के उस पात्र की संवेदना नहीं है, वो सारे लोक कलाकारों की संवेदना है जो आज भूखों मर रहे हैं। कला के नाम पर उनकी जीविका नहीं चल सकती है। सिनेमा ने, टेलीविज़न ने और तमाम आधुनिक मनोरंजन के साधनों ने उन लोकगीत गायकों को जैसे उखाड़ दिया। तो उस अंचल के माध्यम से एक कलाकार की साधना को रेणु ने उभारा कि उसकी कला मर रही है और वह एक अंचल की कला है, वो दूसरी जगह नहीं है। विद्यापति के गीत, विदापत गीत केवल वहीं मिथिला में ही गाए जाते हैं और कहीं नहीं गाए जाते हैं। तो गीत तो वहीं के हैं, लेकिन उस लोक गीत की मूल संवेदना जो मानवीय संवेदना है, आस्था और श्रद्धा से जुड़ी हुई संवेदना है, वो तो सार्वभौम है, न केवल भारत की बल्कि सार्वत्रिक है, सब जगह की संवेदना है। हाँ, ये है कि जो ये अब परंपराएं हैं, जो आस्थाएं हैं, जो भीतर की गहरी संवेदनाएं हैं, वो अविकसित अंचलों में ही हैं, छिपी हैं। जहां जहां आधुनिकता पहुंची, जहां जहां ये विज्ञान पहुंचा, प्रकाश पहुंचा, वहां वहां वे आस्थाएं मरी, संवेदनाएं मरी, वे लोकगीत मरे, वो लोगों के भीतर के विश्वास मरे। तो एक प्रकार से ये जो आंचलिकता है, आधुनिकता के विरोध भी पड़ती है। और यही कारण है कि बहुत से तो आंचलिक लेखक अब अपने को आंचलिक मानने में शर्माने लगे, क्योंकि ये सोचने लगे कि हम अपने को आंचलिक कहते हैं तो लोग मान लेंगे कि ये पिछड़ा हुआ है। और तो और मैं नागार्जुन जी की एक बात बतलाऊं। पटना में अशोक मंच का एक उत्सव था, नागार्जुन जी थे। कार्यक्रम समाप्त हुआ तो हम लोग बाहर चले, शंकर दयाल जी भी थे। तो मैंने नागार्जुन से पूछा कि आप तो श्रेष्ठ आंचलिक उपन्यासकार हैं और इस रूप में विख्यात हैं, आपको देखने पर भी लगता है कि नहीं, जरूर आपके भीतर 100% वो संवेदनाएं हैं, लेकिन भाषण में आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने हमसे हंसकर कहा, पीठ पर हाथ देकर देखो विवेक किया है, होली जब आती है तो लोग आलू के ऊपर काट करके आधा
और उल्टे अक्षर में लिख देते हैं कि चोर, और फिर उसको रंग पर चिपका करके और ऐसे रखे रहते हैं। कोई जा रहा है तो पीछे से उसको ऐसे चिपका देंगे, चोर। इसी का नाम है आंचलिकता। तो साहब, आपने बड़े विस्तार से आंचलिकता के बारे में हमें बताया, और हमें ये भी बताया कि आंचलिकता में जो मूल संवेदना होती है वो स्थानीय भी होती है और वो सार्वभौम भी होती है। जैसे आपने पति परिकथा की चर्चा की, आपके जो उपन्यास हैं जैसे सोना माटी है, तो सोना माटी में कौन सी संवेदना स्थानीय है और उसमें आपने किन व्यापक प्रश्नों को उठाने की कोशिश की है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैंने बड़ी स्पष्टता के साथ और बहुत साहस के साथ सोना माटी की भूमिका में लिखा है कि मेरा यह उपन्यास आंचलिक उपन्यास है। यद्यपि उसे मैंने आंचलिक बनाने की कोशिश नहीं की, ऐसा कुछ सोचकर मैंने नहीं लिखा कि आंचलिक उपन्यास मैं लिखूं। मैंने तो उपन्यास लिखा, आंचलिक बन गया। आंचलिक जब बन गया तो मैंने देखा कि आंचलिक उपन्यास है, तो अब आधुनिक बनने के चक्कर में मैं क्यों असलियत को इनकार करूं। मैंने भूमिका में लिखा कि मेरा ये उपन्यास आंचलिक उपन्यास है, और उस अंचल का नाम करैल अंचल है। मेरे एक पात्र का उपनाम भी है करैल। मूल नाम है तो हनुमान प्रसाद, लेकिन चूंकि वह सांवले, कुछ गाढ़े सांवले रंग का है, वे पढ़ा लिखा है, हट्ठा कट्ठा है, खूब मोटी लाठी लेकर चलता है, बड़ा कठोर बोलता है। तो जो करैल अंचल की जो माटी है वो भी काली है, बड़ी कठोर है, लेकिन बड़ी उपजाऊ है। हनुमान प्रसाद भी बड़ी अच्छी किसानी करता है, खेती खूब उपजाता है। तो उपन्यासकार ने उसका नाम नहीं रखा, बल्कि लोगों ने उसका नाम रख दिया करैल। पात्र भी है, अंचल भी है। विस्तार में क्या जाऊं, आपने ये पूछा कि वहां क्या है जो और जगह नहीं है। एक उदाहरण मैं आपको बतलाऊं। उस क्षेत्र को करैल इसलिए कहते हैं, काली मिट्टी का क्षेत्र है, स्पष्ट है। बाढ़ वहां आती है, गंगा की बाढ़ आती है। ठीक वैसी ही बाढ़ जो ऋण के उपन्यासों में कोसी की बाढ़ आती है, त्राह त्राह मच जाती है, गांव डूब जाते हैं। और जैसा लिखा ना वो सुमित्रानंद पंत की एक कविता कि भूखी छाती पर फोड़ों से कुछ उठे हुए हैं कच्चे घर। तो कच्चे घर को हटा दीजिए तो ऐसा लगेगा कि भूखी छाती पर नहीं, जल की छाती पर फोड़े की तरह से कुछ गांव उठे हुए हैं। ठीक वो हाल हो जाती है गांवों की। चारों ओर पानी फैला है, बीच में गांव टापू की तरह से दिखाई पड़ रहा है। तो प्रसंग तो दुखद हुआ, लेकिन करैल के लोग क्या करते हैं। सोना माटी में एक प्रसंग है झिलीरी का, जिसमें गांव गांव से नावें निकल रही हैं। नाव के ऊपर नाच बाजा गाना नाटक सजाया जा रहा है। किसकी नाव पर अच्छा गाना हो रहा है, किसकी नाव तेज चल रही है। इस गांव से उस गांव जा रहा है, उस गांव से उस गांव जा रहा है। अब जैसे लगता है कि बाढ़ आ गई, सर्वनाश आ गया, गांव घिर गया, सारी फसल डूब गई,
और इधर करेल वाले तमाम गा रहे हैं, बजा रहे हैं नाव पर, इस गांव से उस गांव घूम करके। डॉक्टर साहब आपके तो वहां पर जो वो उसकी विशेषता है, उस विशेषता के भीतर ये है कि जो बाढ़ का पानी आया और करेल डूब गया तो एक फसल तो नष्ट हो गई, लेकिन उस डूब जाने से मिट्टी इतनी उपजाऊ हो गई कि अब उससे दूसरी फसल आगे आ जाएगी, इसलिए लोग आ बजा रहे हैं। वैसा गाना बजाना और कहीं बाढ़ से डूबे हुए क्षेत्र में नहीं होता है। इस तरह की अनेक चीजें हैं वहाँ। इसका मतलब ये कि आपने आंचलिकता के अंदर जो उत्साह है गांव का, या जो गांव का पिछड़ापन है, उसको भी आपने अंकित करने की कोशिश की है। और इसके अलावा जो चारों तरफ जो विकास हो रहा है और गांव में विकास नहीं हो रहा है, उसकी ओर भी आपने इशारा किया है और उसको आपने पूरे विकास के साथ जोड़ने की कोशिश की है अपने उपन्यास में। अगर पिछड़ापन न हो तो उसको अंचल कहेंगे ही नहीं। पिछड़ापन होना, अविकसित होना तो आंचलिक पृष्ठभूमि की मूल शर्त है। आज हमने आंचलिक उपन्यास के बारे में बातचीत की। आंचलिक उपन्यास पर बातचीत करते समय हमने ये महसूस किया कि आंचलिक उपन्यास में आंचलिकता होती है, उसमें स्थानीय विशेषता होती है, लेकिन उसकी मूल संवेदना में एक व्यापकता भी होती है। आंचलिक भाषा, स्थानीय वेशभूषा आदि के कारण एक ऐसा व्यक्तित्व उभरता है, एक पूरा का पूरा उपन्यास का एक ऐसा स्वरूप निखर के आता है जिसमें एक आंचलिक परिवेश और आंचलिक कथ्य सामने आता है। आंचलिकता का मतलब पिछड़ापन भी है, अर्थात जब डॉक्टर विवेकी राय ने यह बात आपसे कही तो इसका मतलब ही यह था कि हमारे गांव आज अविकसित हैं। उनकी कथा, उनकी मूल संवेदना, उनकी दर्द और उनकी वेदना को आंचलिक उपन्यासकार अपने पाठकों के सामने रखता है। डॉक्टर विवेकी राय जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमें आंचलिक उपन्यास के इस पक्ष से अवगत किया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद।